हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है नेपाल में जो प्रदर्शन हुआ है, कैसे नेपाल सुलगता रहा, इसके पीछे कौन से तत्व हैं। पुलिस के फायरिंग और मौत भी इस आंदोलन को नहीं रोक सका। तो जैसा कि पूरा बतलाया जाता है कि भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ ये आंदोलन अस्तित्व में आया और नेपाल पूरा सुलगता रहा। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी का बाछौड़ किया गया, पर प्रदर्शनकारी नहीं माने, नहीं रुके। बेखौफ बढ़ते रहे। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट तक को आग के हवाले कर दिया। अनेक मंत्रियों के आवास को आग लगाया, धक्का मुक्की की, घसीटा। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ के चित्रकार पत्नी राजलक्ष्मी को जिंदा जला दिया। पूर्व प्रधानमंत्री देवा और वित्त मंत्री विष्णु पैदल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, घसीटा। तो कहा जा रहा है कि ये आंदोलन जेनजी आंदोलन है। जेनजी कहते हैं उस पीढ़ी को जो सोशल मीडिया के दौर में पैदा हुए, 97 के बाद पैदा हुए। 1997 से 2012 तक में ये पीढ़ी अस्तित्व में आई। 2097 से 2012 तक जिनकी पैदाइश है, जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम वाले रहे, सोशल मीडिया के दौर में पले बढ़े, मीडिया को डेमोक्रेटाइज होते देखा, मीडिया से लोगों तक सूचना पहुंची। तो ऐसे जो मीडिया से जुड़े रहने वाले लोग हैं, ऐसी हवा फैलाई गई कि ये सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकते थे। और जब इस पर बंदिश लगाई गई तो इन लोगों ने अपना आपा खो दिया, अपना धैर्य खो दिया। पर अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला दें कि नेपाल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ जो पुष्पदहल कमल प्रचंड हैं, उनके 4000 कम्युनिस्ट लड़ाकों ने पूरे राजतंत्र को हटा दिया था, राजा को सत्ता से बेदखल कर दिया था। संवैधानिक जो राजतंत्र था उसको सदा के लिए ख़त्म कर दिया। तो इसमें जो जितना 3 करोड़ आबादी है, सबका इन्वॉल्वमेंट है, या कुछ ही परसेंट, मान लीजिए कि 1% भी आदमी अगर को आप बरगला लीजिए तो बहुत बड़ी बात होती है ऐसे सत्ता के लिए, ऐसे अभियान के लिए। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नेपाल में ये कोई नया मामला नहीं है। सिर्फ 4000 जो कम्युनिस्ट लड़ा के जब पूरा राजा को, संवैधानिक राजतंत्र को हटा सकते हैं और हिंदू राष्ट्र को, पूरे दुनिया में जो एक हिंदू राष्ट्र है उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो आप सोच लीजिए कि इसमें क्या 1% भी आदमी पूरा सड़क पर आए। और सबसे दुखद बात ये होती है कि इसमें इनोसेंट आदमी विक्टिम हो जाते हैं। तो मीडिया के से जुड़े ऐसे जो व्यक्ति हैं, युवा हैं, जो आधुनिक हैं, जिनका सोच है, ऐसा माना जाता है, लेकिन भीड़ का कोई विवेक नहीं होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि सत्ता का इस्तेमाल अय्याशी के लिए किया गया। भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त थी। सत्तासीनों के शहजादे लूट तंत्र में विश्वास कर रहे थे। पूरे तंत्र को लूट तंत्र बना करके रख दिया। देश को ऐसे लूट तंत्र बनाने वाले जो नेता हैं, उनके खिलाफ ये आंदोलन था। जिनके जो शहजादे महंगे जूते, महंगे जीन्स, चश्मा, इसके लिए पूरे देश को ध्वस्त कर दिया था, ऐसा आरोप लगाया जाता है। कुछ व्यक्तियों के अनुसार यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, क्योंकि इसमें किसी का झंडा या लोगो नहीं दिखाई दे रहा था। मोटरसाइकिल सवार का एक जत्था संसद की ओर कूच करता है और फिर उसका झड़प होता है पुलिस से। उसके बाद ये झड़प के बाद फिर जनता उसका साथ देती है। फिर झड़प में क्या होता है कि बैरिकेड्स पर चढ़ती है भीड़, संसद भवन पर भीड़ का चढ़ना, फिर आगजनी, फिर पूर्व प्रधानमंत्रियों के आवास को फूका जाना, अनेक मंत्रियों को घसीटा जाना, फिर लपड़ थप्पड़ लगाना। और आप देख सकते हैं कि एक पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं, उनके पत्नी को तो जिंदा ही जला दिया गया। तो उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व श्रीलंका, बांग्लादेश में भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। पाकिस्तान के इमरान के सत्ता के बेदखली के बाद भी आंदोलन हुआ
और नेपाल में तो ऐसी अराजकता है कि पिछले और लोकतंत्र का ऐसा मजाक है जो 17 साल में 15 सरकारें गिरी। तो इस जैन जी आंदोलन में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री किसी को भी नहीं बख्शा गया। सत्ता विपक्ष सबकी पिटाई, लत्तम जुत्तम, आगजनी, अपमान सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। कारण नेतागिरी, जनतागिरी नहीं, लूट खसोट जनता के हित में काम नहीं आया। जिस भारत ने पूरे दुनिया में लोगों को कल्याण के लिए आधारभूत ढांचा बनाया, रेल, सड़क, हॉस्पिटल, हवाई अड्डा बनाया, अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देश में भी इसके कल्याण और निर्माण के कार्य की सराहना हो रही है, और जो तालिबान है वो भारत से मधुर संबंध बनाए हुए हैं। लेकिन अगर हम नेपाली नेताओं की बात करें तो इनको सिर्फ चीन के तरफ झुकाव ही उनको दिखाई दे रहा था, और भारत को बदनाम किया गया। भारत के ज़मीन को अपने नक्शे में दिखा रहे थे, पर इन नेताओं ने इनके लिए कोई पहल नहीं की। सिर्फ भारत के लिए नेपाली जनता के मन में घृणा फैलाते रहे। यह भुला दिया कि नेपाल के निर्माण और सहायता के लिए भारत ने कितना कुछ किया। अभी भारत नेपाल रेल सेवा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। भारतीय नागरिक को नेपाल की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। भारत नेपाल मैत्री बस का सेवा रोक दिया गया है। सीमा पर हाई अलर्ट है। त्रिभुवन हवाई अड्डा बंद है। अब जो नौजवान पीढ़ी है जेन जेड, उसका जो आक्रोश समूचे राजनीतिक वर्ग व तंत्र के खिलाफ है। हम देख सकते हैं कुछ दिन पहले कोलंबा और ढाका में आंदोलन हुआ था, और लेकिन आंदोलन में निशाने पर थे सत्ताधारी दल। तो 2008 में नेपाल के गणराज्य बनने के बाद अब तक 13 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। राजनीतिक वर्ग की प्राथमिकता क्या है हम देख सकते हैं। नेपाल में मौजूद भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब का आरोप यहाँ के नेताओं पर लगता रहा है। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, उम्मीद बढ़ी है, और ऐसा कहा जाता है कि जो राष्ट्र आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पिछड़े, उनके पास संसाधन नहीं है कि जनता का विकास कर सकें। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि भ्रष्टाचार के लिए इनके पास पैसा होता है, और जब पड़ोस के मुल्क में अराजकता व्याप्त हो जाती है तो इससे जो अगल बगल के देश के शासक भी चौकन्ने हो जाते हैं। अगर हम ओली की बात करें तो उनका झुकाव शुरू से ही चीन के तरफ था। देश हित को इन्होंने तिलांजलि दी थी। जनता के हित पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे थे। रोजगार, आधारभूत ढांचा पर ध्यान नहीं, कानून का राज स्थापित करने में नाकाम रहे। राजशाही के विरोध के कारण ओली को 14 साल का जेल बिताना पड़ा था। 1966 में ओली ने राजनीति प्रारंभ की थी। 1970 में कम्युनिस्ट बने। 1971 में झापा विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें जमींदारों की हत्या की गई थी। तो 1973 से 1987 तक 14 वर्ष तक ये जेल में रहे। 1994-95 में गृह मंत्री और 2006 में वो प्रधानमंत्री बने। 2014 में UML संसदीय दल के नेता बने। 2015 में प्रधानमंत्री। और ये आपको जान करके हैरान कर देगा कि मात्र 9वीं तक ही पहुँचे थे कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो ओली का जन्म 22 फरवरी 1952 में पूर्वी नेपाल के तेथुम जिले में हुआ था। इनके मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। चेचक से गुजरी, और इनका लालन पालन इनके दादी के द्वारा हुआ। लेकिन जब ये जेल में थे तो उसी समय इन्होंने IAA की, इंटरमीडिएट इन आर्ट्स से इन्होंने डिग्री ली। इंटरमीडिएट की पढ़ाई जेल में रह करके किया। और इनके पत्नी का नाम है रचना शाक्य। वो भी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता रही हैं, और कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जब अपना कार्य को अंजाम दे रही थी तो उनसे मुलाकात हुई और इन्होंने शादी की उनसे। तो ओली के क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि कई कम्युनिस्टों की तरह ये भी अपने देश के लिए अराजकता, अस्थिरता, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति, ये सब के जो जहाँ पर कम्युनिस्ट का शासन होता है तो ये लोग इसी के अग्रदूत हैं। अराजकता, अस्थिरता, बेरोजगारी और ये तबाही के ही अग्रदूत माने जाते हैं।
जहाँ जहाँ इनका शासन हुआ है वहाँ ऐसी ही स्थिति बनी है। इनके लिए राष्ट्र इनका कोई मायने नहीं रखता। तो असली खलनायक तो ओली हैं जिन्होंने नेपाल को तबाह कर दिया। पर आप देख सकते हैं कि कैसे निर्दोष की धुनाई हुई, कैसे उनको जिंदा जला दिया गया। ऐसे आदमी जो दोषी नहीं थे, लेकिन उनके लिए ये उग्र भीड़ ने ऐसा किया। और कोई भी कहीं पर भी भीड़ का विवेक नहीं होता है। भीड़ को मतलब पूरा अपने कानून को मतलब हाथ में लेना और हर एक जो संवैधानिक निकाय है वो सब पर पूरा ऐसा कर देना एक आंदोलन का एक विभत्स स्वरूप है। लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? ये आंदोलन जो इसको हमेशा से भारत विरोधी जो आग सुलगाते रहे, उनके लिए हित के लिए काम नहीं करते रहे ओली, और यही उनके लिए भस्मासुर साबित हुआ। तो जिस भारत ने हमेशा नेपाल के हित के लिए काम किया है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। अपने शासन की नाकामी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी उग्र राष्ट्रवाद का कार्ड खेलते रहे ओली। और यही तो हर एक का अपना अपना विश्लेषण है। लेकिन हर एक जो आंदोलन होता है, जब भीड़ उग्र हो जाती है तो भीड़ का कोई विवेक नहीं होता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना हृदय विदारक दृश्य हुआ। ऐसे ही स्थिति में जब भीड़ उग्र हो जाता था तो गांधी जी कहा करते थे कि भीड़ को हाथ में नहीं लेना है। और जब हिंसक आंदोलन होता है तो गांधी जी ने कई बार आंदोलन को वापस लेने की बात की। याद कीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जब चौरा चौरी आंदोलन था और भीड़ ने पुलिस को जला दिया था, तो गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन वापस ले लो। इसमें इस समय में ऐसे जो आंदोलन होते हैं, इसमें गांधी के तरह के व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, तो बांग्लादेश आंदोलन हुआ तो जो अंतरिम सरकार बनी तो उसके मुखिया एक ऐसे आदमी को बनाया गया जिसका पूरे बांग्लादेश के नवनिर्माण में योगदान था, जिसने ग्रामीण बैंक की स्थापना करके पूरे बांग्लादेश में रोजगार का सृजन किया, लोगों की आर्थिक स्थिति बदली, देश का सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाया, और कितने आदमी की रोजी रोटी की व्यवस्था की, कितने आदमी का पक्का मकान बना, डेयरी टेक्नोलॉजी शुरू की, कितना आदमी पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, इस सब के लिए कितना कटिबद्ध हुए। तो आज जो उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं, जो दावेदार माने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद के, क्या उनकी तुलना आप मोहम्मद यूनुस से कर सकते हैं? या मतलब ये इमरान खान को हटा करके जब शहबाज शरीफ को बनाया गया तो कितने बड़े उद्योगपति हैं। और जो मतलब रेपर से जो सत्ता में आए, रेपर की छवि बढ़ा करके बना करके जिनको लोकप्रियता दिया गया, बालेंदु शाह को, क्या वो इतने कम उम्र में इतने परिपक्व होंगे? या उनकी भी छवि रही है भारत विरोधी और घृणा की। तो ये जो हम नेपाल को सिर्फ अपने ही से सबक लेना चाहिए कि कैसे वीरेंद्र के पीरियड में पूरे दुनिया में नेपाल की एक प्रतिष्ठा थी, और प्रतिष्ठा तो आज भी है। तो वो इन्हीं के जो पूर्वज लोग हैं उनका किया हुआ है, अर्जित किया हुआ प्रतिष्ठा है। लेकिन आज जो नफरत फैलाने वाले, घृणा फैलाने वाले और सनातन को मिटाने वाले जो तत्व हावी हो गए हैं, जिनका न कोई आर्थिक सोच है, न देश के पुनर्निर्माण के लिए एजेंडा है, और सिर्फ एक अराजकता पैदा करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अगर सत्ता में आएंगे जो मतलब घृणा का काम कर रहे हैं, घृणा की बात कर रहे हैं, तो ये घृणा फैला करके नेपाल का नवनिर्माण हो पाएगा या फिर वसुधैव कुटुंबकम और सबको साथ लेने की बात होगी, इससे नेपाल का निर्माण होगा। अभी इतना अराजक हो जाए जो संवैधानिक निकाय पर भी हमला कर दे, सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं बख्शे। तो आप देख सकते हैं कि युवा की मनोस्थिति है या एक प्रायोजित आंदोलन है जिसमें युवाओं को बहकाया गया। और नेपाल का तो रिकॉर्ड रहा है कि जब 4000 लड़ाके मिलकर के राजा को बेदखल कर सकते हैं, तो इस स्थिति में आंदोलन में जो मुखर रहे, जो ये जनरेशन है या ये पूरे जनरेशन का आंदोलन है, या फिर मतलब ये प्रायोजित है, या मतलब जैसा दिखाया जा रहा है कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन के युग में जो पुष्पित और पल्लवित जो युवा है,
उनका जो आंदोलन है या ये आंदोलन परिणाम है ओली सरकार के अक्षमता का कर्तव्य पथ से विमुख होने का या जनाकांक्षा पर खरा नहीं उतरने का या भाई भतीजावाद परिवार और खजाने की लूट का या शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या